पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कुछ फोर्स बैलेंस होते थे नेचर में हमारे और कुछ अनबैलेंस होते थे। और बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता था कि जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस आर जीरो, उसका नेट इफेक्ट जब जीरो होता था तो फोर्स बैलेंस हो जाता था। ऐसे समझो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, नहीं ठीक, और इस पे मान लो हर तरफ से कोई, नहीं बेचारा चोर है, कोई इधर मुक्का मार रहा है इसे, कोई इधर मुक्का मार रहा है, कोई इधर से मुक्का मार रहा है, कोई हर तरफ से मान लो इसे मुक्का मुक्का मार रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर चोर कोई फोर्स फील ना करे तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस केस में अगर नेट इफेक्ट मतलब चोर को नो चोट लगे, नहीं जब चोट बराबर जीरो हो जाए, नहीं जब चोर को चोट ना लगे मतलब चोट जीरो, तो मतलब नेट फोर्स अगर वो जीरो फील करेगा तो उस केस में सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। बैलेंस फोर्स का थोड़ा सा आपको ज्ञान और देते हैं, थोड़ा सा कि आखिर जैसे ये चीजें तुम लोग आराम से फील कर पा रहे हो। देखो फिजिक्स है तो थोड़ा सा आपको पता ही है कि मास्टर हम फिजिक्स के हैं, तो थोड़ा सा तो है ना, फिजिक्स में कुछ ज़्यादा तो मिलना ही चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, सारा सब्जेक्ट में मिलेगा, चिंता मत करो। स्पेशलिस्ट होता है ना एक, तो वही फिजिक्स स्पेशलिस्ट, करने का तो सब करेंगे लेकिन थोड़ा स्पेशल में स्पेशल। देखो ये चीज़ें आप आराम से फील कर पा रहे होंगे कि सर इसे अगर कोई 20 न्यूटन से खींच रहा है और इसे कोई इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है तो फोर्स बैलेंस हो गया, इस पे नेट इफेक्ट नहीं होने वाला है, सबको पता है। वेरी गुड। फिर अगर हमने आपको कहा कि इधर मान लो 10 लगा दिया हमने, इधर भी 10 लगा दिया, फिर भी बैलेंस हो गया। इधर मान लो 5 से इसको पुश कर रहे हैं, इधर से कोई 5 से पुश कर रहा है, तब भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यहां तक चलता है। अब अगर मान लो हम तुमको ये कहें ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है और मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझो बात, और एक्स एक्सिस मान लो उस पर रखा हुआ है, और मान लो एक फोर्स इससे लगा है इधर मान लो 30 न्यूटन का, ठीक, और एक फोर्स जैसे ये कोई इधर खींच रहा है, इसे मान लो कोई एक फोर्स और इधर लगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगा, क्या ये बैलेंस फोर्स होगा? फोर्स बैलेंस नहीं होगा। एक मिनट रुको, बताते हैं कि फोर्स बैलेंस डाटा कैलकुलेट कर लें, फिर एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन बताते हैं। थोड़ा सा चेंज सवाल में, जैसे देखो ये 30 है, ये मान लो एंगल है। अभी बस आपको समझना है, आता नहीं आपको, बस समझना है कि कैसे बैलेंस फोर्स एक्ट करते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन हो रहा होगा कि जब सीधा सीधा लगेगा तो अपोजिट है, कैंसिल हो रहा है। सही बात है, सीधा सीधा अपोजिट कैंसिल अगर इक्वल होगा तो। जरूरी नहीं कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा हो तब भी फोर्स बैलेंस हो सकता है। फोर्स बैलेंस होने के लिए ऐसा नहीं कि फोर्स सीधा सीधा और बराबर बराबर लगना है। अनइक्वल फोर्स मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, जैसे तुम बोलोगे कि सर इधर 20 लगा इधर 20 लगा तो बैलेंस हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में दो मिसकंसेप्शन यहाँ पे बना। एक तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि जब दोनों फोर्स बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो बैलेंस होगा। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि फोर्स बराबर नहीं है और डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं है, तब भी फोर्स बैलेंस होगा, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये देख लो, जैसे इधर 30 लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स है, समझ पाए? इसका डायरेक्शन ये है, और हमने आपको कहा कि एक फोर्स यहां पे इस ऑब्जेक्ट को कोई इधर खींच रहा है, समझ पा रहे बात को? एक आदमी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, एरो से पता चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, एक आदमी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, ठीक है, समझ पाए बात को? और ये वैल्यू है आपका 30
ये वैल्यू है मान लो 30 देते हैं 30। अब तुम बोलो इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स है, फोर्स बराबर बराबर लगा रहा है, फोर्स अब बैलेंस होगा कि नहीं होगा? अनबैलेंस कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा। कारण ये है ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो हम जानबूझ के बैलेंस वाला सिचुएशन दिए हैं, है ना, हम जानबूझ के बैलेंस वाला सिचुएशन दिए हैं। ठीक है, कितना था ठीक, बैलेंस वाला सिचुएशन ऐसे हम दिए हैं। देखो होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, अब बोलोगे सर इसकी तरफ हो सकता है चले जाए, या हो सकता है ये पावरफुल होगा तो इसकी तरफ होगा। तुम्हें दिख के लग रहा कि अच्छा ना ये पावरफुल है ना ये पावरफुल, तो किसी की तरफ नहीं जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कुछ इफेक्ट होगा। जैसे देखो, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हो तो ये मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे चला गया ऐसे, ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे तो ऐसे ही जाएगा ना। अगर हम ये कहें कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं गया है, थोड़ा सा इधर गया है और थोड़ा सा ऊपर गया है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे भी गया है और थोड़ा सा ऊपर भी गया। देखो ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा ऊपर भी तो गया है और थोड़ा सा आगे भी तो शिफ्ट हुआ है। मतलब इसका, इस फोर्स का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट इसे थोड़ा ऊपर ले जाने में भी लगता है और थोड़ा आगे ले जाने में भी लगता है। तो इसके दो डायरेक्शन में इफेक्ट होते हैं, वो से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस फोर्स का इधर भी इफेक्ट होता है कुछ, और इस फोर्स का इसके 90 डिग्री पे भी, मतलब आगे ले जाने में, और इसे ये फोर्स चाहेगा कि थोड़ा आगे भी चला जाए और थोड़ा ऊपर भी चला जाए, जैसे अभी आपने देखा। ठीक, वेरी गुड। तो कितने फोर्स से ये आगे जाएगा, कितने फोर्स से इधर ले जाएगा? क्या 30 लगाएगा यहाँ पे? नहीं, 30 से थोड़ा कम इधर लगेगा और 30 से ये दोनों मिलके 30 बनेंगे, और ये यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मेरे हिसाब से cos 30। अनबैलेंस होगा ये, हाँ सही है। ये वैल्यू इधर होता है, हम बताते हैं, ये वैल्यू इधर होता है आपको 30 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब ये हो गया आपका 15√3। मतलब आपको ये नहीं समझना, आपको बस ये वैल्यू देखना है कि मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इस 30 का 15√3 वाला पार्ट इधर लग गया। इसकी टेंडेंसी होगी कि तुम मेरे साथ इस फोर्स के साथ चलो, ये 30 बोलेगा तुम x की तरफ मेरे साथ चलो, इतने फोर्स हम तुम पे लगाएंगे, है बाबू? वेरी गुड। मन की आंखों से देखो, घर में रहोगे तो कहां से दिखेगा बाबू? और भी किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? विक्रांत, ऋतिक, तब देखो फिर से बता रहे हैं। तो इधर इफेक्ट कितना हुआ 15√3, और इधर इफेक्ट जो होता है वो होता है आपको 30 sin 30, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी हाँ 1/2। तो 30 × 1/2 कितना हुआ? 15। इधर 15 होगा। तुम बोलोगे सर 15 + 15√3 30 कहाँ हुआ? ये सिंपल एडिशन नहीं होता है, ये वेक्टर एडिशन होता है, ये होता है। ठीक है, हम जोड़ के दिखा दें इसको कैसे जोड़ते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 15√3 का स्क्वायर प्लस 2 × 15 × 15√3 इंटू cos 30। आगे नहीं, बस ऐसे प्लस करते हैं, और इसको प्लस करोगे आंसर 30 आएगा। नहीं बिलीव होता है? अभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं ये वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम p² q² 2p की cos थीटा होता है। हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं, हम दूसरा कुछ बताते हैं। हम ये छोड़ो ना, ये बात तो फिक्स है कि इधर इस, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ रहने दो, मान लो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ये बात तो फिक्स है ना कि इसका 30 तो इधर नहीं लगेगा, कुछ कम लगेगा, 30 से कम, और इधर भी 30 से कम। इधर 15√3 लगता है और उधर लगेगा आपका 15। अब देखो इधर 15 लग गया, फोर्स बराबर है, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है। आपको पता था ना कि अगर कि फोर्स बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिजल्टेंट 0 होगा।
डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट वाला लग रहा है, लेकिन फोर्स भी बराबर है, लेकिन रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। कारण समझो। अब इसकी कहानी आते हैं। ये एंगल तुम्हारा 60 है, हम बोल रहे हैं, तो इसका ये इफेक्ट होगा इधर, इसका इफेक्ट होता है cos 60, 30 cos 60, और 30 cos 60 का वैल्यू 30 cos 60 1/2 मतलब 15। ये हो गया आपका 15, देखना, ठीक है। और इधर इसका इफेक्ट एक इधर होगा, थोड़ा देखो, अगर तुम इसे इधर खींचोगे, ये क्या थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो थोड़ा आगे आएगा इस फोर्स के साथ, और थोड़ा नीचे आएगा कितना, sin 30 sin 60 √3/2, तो 30 √3/2 मतलब 15 √3। कमाल हो गया, 15 √3। अब सुनो, अब तुम्हें समझ में आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट, अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं दिख रहा है। अब ये वाला फोर्स खत्म कर दो, अब तुम्हारे काम का काम हो गया। अब तुम आराम से बता सकते हो, इसका काम खत्म हो गया। ये बता दिया कि हम x में कितना लगा रहे हैं, y में कितना लगा रहे हैं। देखो, इधर एक आदमी है जो 15 न्यूटन से इधर खींच रहा है, और इधर 15 √3, तो पक्का है ये थोड़ा आगे जाएगा, इधर से इधर जाएगा, हो सकता है नीचे भी जाए ऊपर जाए। देखो, ऊपर खींचने वाला 15 है, नीचे खींचने वाला 15 √3, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा आपको पता है, ये यहाँ ऐसे जाएगा, मोशन इसका होगा। इसका मोशन कैसा होगा, ऐसे होगा, नीचे वाला आगे वाला, नीचे वाला आगे वाला। कारण क्या है, आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये, नीचे ले जाने के लिए क्योंकि ये बड़ा है, नीचे ले जाने के लिए। समझ पाए, इस तरह से नेट फोर्स काम करता है। फोर्स अनबैलेंस हो गया, क्लियर। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान बीच बीच में देते रहेंगे, चिंता मत करो। आओ मुद्दे की बात करें। तो इसलिए ये दिमाग में भ्रम हमेशा पाल के नहीं चलना है कि अगर फोर्स बराबर है और डायरेक्शन अगर परफेक्ट अपोजिट ना हो, ये तो परफेक्ट अपोजिट नहीं है, अगर परफेक्ट अपोजिट रहता तो यहां भी बराबर हो चुका होता। तो फोर्स अगर बराबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। आइए, उसके बाद हमने आपको ये बता रखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसकी जो गूढ़ बातें हैं, मेन बातें हैं, वो तुम्हें हम दूसरे शब्दों में बताते हैं। ये कहता है, अब सुनो, ये क्या कहता है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है, दो बातें ये कहती है, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब उस u को हम लोग अब से इनिशियल वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक हमारे लिए इनिशियल होगी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक फाइनल होगी जिसे v से करेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो इनिशियली रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। कब, जब उस पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हो। ये कह रहा है पहला बात, बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा था, अगर वो चल रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अगर मान लो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल स्पीड भी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेम है। अगर फाइनल स्पीड भी, मतलब अगर वो इनिशियल जो मतलब जिस मोशन में है वो, मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन वाली बात करनी है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। मतलब ये हुआ कि इफ, इसको पहले लिखना था ऐसे, एफ नेट जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जितनी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा, ना स्पीड बदलेगी, ना बढ़ेगी, ना घटेगी। ये नहीं कह रहा है स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब उस पर फोर्स नहीं लगा है। मतलब अगर वो इनिशियली x मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो फाइनल भी वो x मीटर पर सेकेंड से चलेगी। मतलब इसका सीधा सा बात ये आता है कि अगर, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो v बराबर u होगा। देखो यही ना है,
v बराबर u, v बराबर u। इसे नोट करो, कारण यह है कि हम लोगों के सिलेबस में एक डेरिवेशन है। क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डिड न्यूटन गैस इनवर्स स्क्वायर लॉ, डेरिवेशन होता है, उसमें हम लोग इसी चीज को प्रूफ करते हैं। इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ें। अब बता दिए क्योंकि जस्ट एक कंसेप्ट के बाद इसका डेरिवेशन आएगा जिसमें हम लोगों को यही बात करनी होगी। ये बात समझ पाए सब लोग? तो अगला टॉपिक हमारा होगा मोमेंटम। ठीक है, समझो क्या मतलब है मोमेंटम का। मोमेंटम का अगर हिंदी मीनिंग समझो तो ये होता है संवेग, और हिंदी मीनिंग में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। संग मतलब साथ, पता है ना? नहीं रितु क्या बोलते हैं, राजू संग ब्यूटी ऐसे बोलते हैं, कुछ कुछ संग बोला नहीं बोलते हैं, वेट्स वेट्स, हाँ तो साथ, बिल्कुल। तो ये हुआ वेग। मतलब देखो, ये वेग का मतलब होता है, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। गुड। वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। वेग मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। और संग मतलब साथ, संग मतलब साथ, किसके साथ? वेलोसिटी किसके साथ? तो ये होगा, इसका मतलब होता है, सुनो वेलोसिटी समझ में आया ना? मान लो लड़का के बारे में पता है, अब लड़की के बारे में बताते हैं कौन है। ये होगा तुम्हारा मास वेट्स, वेट्स का स्पेलिंग WETS, हाँ मास ऐसे भी होता है ना, मास वेट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड संवेग। लिखो, हाँ मास वेट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मास के साथ संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। याद रहेगा, मास वेट्स वेलोसिटी। नहीं है, सच बता रहे तुम्हें, बिलीव नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन भावना यही है, इन दोनों का मिलन होगा और बनेगा संवेग, मोमेंटम। नोट किया? बोलो वो नहीं किया? कॉपी में सब बात नहीं लिखते हैं सर हम लोग, ये ना, ये गलत बात नहीं है रे, सही बोल रहे तुम लोग, काहे नहीं समझता है? तो बिल्कुल बनाना है, काहे नहीं बनाना है? कॉपी पे हम गलत बात लिख दिए क्या? आ जाओ। अब देखो बाबू, मास वेट्स वेलोसिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकली इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि देखो, अब समझ लो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब शादी नहीं है, ठीक है। मास को वेलोसिटी के साथ शादी नहीं करवानी है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्यों? ये तो फिर वही बात हो गई कि गधा और बकरी का शादी करवा दिए। बिल्कुल, शादी इंसानों और इंसानों के बीच होना है। ये जाति कोई और, इंसानों की इंसानों में अलग अलग जाति होती है, ये तो इंसान वाली जाति भी नहीं है, ये किलोग्राम वाली जाति है, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वाली जाति है। फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग टाइप का है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, बट मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल। नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो सिमिलर फिजिकल, जैसे मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड को आप 10 मीटर पर सेकंड के साथ ऐड कर सकते हैं, 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड प्लस 5 किलोग्राम, चलेगा? इसीलिए इसका मिलन नहीं हो पाएगा। भले ही मन में सोच रहा हो कुछ भी हो, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना, जो भी हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है। किसी कारणवश इसका शादी हो गया, या होता है ना कि हम लोग क्या करवाते हैं बायोलॉजी में, नहीं, जैसे एक लिविंग दूसरा लिविंग थिंग से, मान लो कोई एनिमल ले लिए, उसका जीन लेके किसी अदर एनिमल के जीन को लेके मिक्स करते हैं, एक नया जीन बनता है। वही है, डिफरेंट टाइप का एनिमल, डिफरेंट टाइप का एनिमल जब मिलके बनेगा, एक नई टाइप का एनिमल बनेगा, मतलब नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझिए, मोमेंटम क्या होता है, फिर उसका एक्चुअल मीनिंग भी आपको बताएंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक, कुछ ना कुछ मास होगा। इसे तुमने मान लो ये गेंद है, इस गेंद को मान लो तुमने फेंक दिया जोर से, तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, इसके पास वेलोसिटी आएगी क्योंकि तुमने फेंका है।
तो इसके मास और इसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो तुम्हें मोमेंटम बताता है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली हम लोग मोमेंटम को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और फीलिंग भी तुम्हें बताते हैं हम इसका। पहले लिख लो, न्यूमेरिकली it is defined as the product of mass and velocity of a body। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका होगा। दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। नोट करिए इसे पहले। तो अगर हम लोग मोमेंटम पता किसे करें, तो मोमेंटम पता करने के लिए ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट में कितना मोमेंटम है उसका मास और उसकी वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाइड कर दो, मोमेंटम पता चल जाएगा कितना होता है। देखो ऐसे जनरली अगर बात करें हम लोग, मोमेंटम को जो डिनोट किया जाता है ना वो P से। देखो हाँ, नोट करके लिख सकते हो कि इसका जो सिंबल है, सिंबल इसका होता है P कैपिटल, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है, पहले समझ लो बाद में छापना, ये होता है सिंबल। तो वेक्टर क्वांटिटी को एरो मार्क देते हैं हम लोग। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का तरीका, कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका सिंबल के ऊपर एरो लगा दो, पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। स्केलर में नहीं लगाना है, एरो नहीं देना है। ठीक है, इसके लिखने की भी तरीके ये हैं कि अगर ये लगा दी इसका मतलब ये हुआ, तो कोई बात नहीं, ये सब अभी फिलहाल नहीं। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को छोड़ के। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होता है, इतना तो सब लोगों को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। लिखो मत, समझो। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ। इसमें दो लोग हैं, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। क्या मास स्केलर है कि वेक्टर है, इतना तो बताओ। वेक्टर है? नहीं, स्केलर है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो इस डायरेक्शन तो इसी के पास है ना, इसका जो डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो मोमेंटम का क्या डायरेक्शन होगा, अलोंग हाँ वेलोसिटी के अलोंग एक्ट करेगी। क्लियर? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एसआई यूनिट। सुनो बाबू, एसआई यूनिट, मोमेंटम का एसआई यूनिट। अब देखो एसआई यूनिट कैसे करें। आइए इसके लिए इसका फॉर्मूला देखें जरा। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला बना मोमेंटम का, बोलो। अब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेरी गुड। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें ओवरऑल तो क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। इसी को कैरी करना है आपको। छापो यहाँ तक जल्दी। एक बार फिर से समझा देते हैं। मोमेंटम का सिंबल कैपिटल P, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए आप एरो मार्क यूज करें। नहीं भी करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अभी फिलहाल। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होना ही है। डायरेक्शन होगा किधर, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। कारण क्या है कि मास के पास डायरेक्शन होता ही नहीं बेचारा, वेलोसिटी के अलोंग ही तो जाना होगा इसे। वेरी गुड। दूसरा एसआई यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट इसका बार बार आपको जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल आप जब बनाएंगे तो कैरी करना पड़ेगा। तो एक बार सीख लेते हैं, फिर बाद में याद कर लेंगे। क्या, मास इंटू वेलोसिटी। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रहेगा किलोग्राम। अगर यहीं पे इसका आपको सीजीएस यूनिट बोले, सीजीएस यूनिट क्या मतलब होता है सीजीएस यूनिट का? सीजीएस यूनिट का मास का क्या होता है, मास का होता है किलोग्राम के बदले ग्राम, और मीटर का सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड ही होता है। ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें बतानी है, वो हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
धन्यवाद।